हेलो एवरीवन। मास्टर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम जो जनरल साइंस जीएस के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो सोल्व करेंगे, जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। तो मेनली हमें यहाँ पे अभी जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनकी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। 1000 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। तो डेली 35 क्वेश्चंस की एक क्लास आपके रिकॉर्डेड क्लास डेली अपलोड होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की हर एक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज द इंफॉर्मेशन फॉर नेक्स्ट जनरेशन? कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन है वो पास करती है? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन एंड न्यूक्लियस। इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर है जो कि जो जिसको जेनेटिक मटेरियल भी बोला जाता है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो करैक्टर्स पास होते हैं उनको पास करने में हेल्प करता है? कौन है उनमें से? डीएनए है या आरएनए है या प्रोटीन है या फिर न्यूक्लियस है? तो जो डीएनए होता है वही जो वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जितने भी करैक्टर्स पास होते हैं वो किसकी वजह से पास होते हैं? डीएनए की वजह से पास होते हैं। डीएनए जो हम इसको जेनेटिक मटेरियल भी बोला जाता है, और जो जीन्स का जितने भी जीन्स है वो बाइंड अप होते हैं जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है डीएनए की इसके अंदर, और पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर डीएनए ही पास होता है। जब फ्यूजन होता है ओवा एंड स्पर्म का, वहां पे जो मदर एंड फादर है उनका डीएनए ही पास होता है, और फिर आगे जो नया गैमेट है उसकी फॉर्मेशन होती है, न्यू ऑफस्प्रिंग होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो डीएनए है वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इंफॉर्मेशन है वो पास करने का काम कर रहा है। जो डीएनए होगा वो एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जितनी भी इंफॉर्मेशन जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो पास करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन रेस्पायर इन द absence ऑफ ऑक्सीजन? कौन सा इन जो हमारे पास चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा जो कि ऑक्सीजन की अब्सेंस में भी रेस्पायर कर सकता है? मतलब ऑक्सीजन नहीं है उसकी, ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है फिर भी वो सांस ले सकता है। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म है इनमें? फिश है, फ्रॉग है या फिर यीस्ट है या फिर मैन है? कौन है जो कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी रेस्पायर कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा यीस्ट। जो यीस्ट है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी रेस्पायर कर सकती है, और जो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस है वहां पे ईस्ट का यूज किया जाता है। जो अल्कोहल फॉर्मेशन है उसमें भी ईस्ट का यूज किया जाता है, और ये अपना काम अनेरोबिक कंडीशन मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ही ये अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। इसके अलावा फिश, फ्रॉग, मैन इन सभी को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, किस लिए? रेस्पायर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिमल एक्टिव एट द नाइट आर कॉल्ड? जो एनिमल्स नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं उनको क्या बोला जाता है? डायूरेनल, नोक्टर्नल, पैरासाइट या नेक्टो डायूरेनल? जो नाइट टाइम में एक्टिव होते हैं उन एनिमल्स की बात कर रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नोक्टूरनल। नोक्टूरनल निशाचर जिसको बोला जाता है, जो रात के टाइम में भी क्या है? एक्टिव है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिसीवर? कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसीवर माना जाता है? मतलब हर ब्लड ग्रुप के इंसान से उस ब्लड ले सकता है, रिसीव कर सकता है। तो ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव, इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो यूनिवर्सल रिसीवर है कि हर किसी ब्लड ग्रुप वाले इंसान से वो ब्लड ले सकता है? ए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारे पास, इसका जो आंसर होगा वो होगा ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव वाला पर्सन हर एक इंसान से ब्लड ले सकते हैं। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रिसीवर ब्लड ग्रुप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग गिव्स यू अ लार्ज सप्लाई ऑफ विटामिन सी? कहाँ से कौन सा सोर्स है जहाँ से हमें सबसे ज्यादा विटामिन सी मिलेगा? तो फर्स्ट ऑप्शन है पोटैटो, सेकंड ऑप्शन है सिट्रस फ्रूट, थर्ड ऑप्शन है बनाना एंड फोर्थ ऑप्शन है मीट। तो पोटैटो से हमें पता है एनर्जी मिलती है, बनाना से भी हमें एनर्जी मिलती है, मीट और मांस से हमें प्रोटीन मिलता है। तो बच गया कौन? सिट्रस फ्रूट। तो सिट्रस फ्रूट से हमें क्या मिलेगा? सिट्रस फ्रूट से हमें विटामिन सी
मिलता है। जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, ऑरेंज, लेमन, उन सभी से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। और विटामिन सी है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रोंग बनाता है। जो हमारा इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज करता है। जो कोई भी डिजीज हो रही है उसके अगेंस्ट फाइट करने की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग बनाने का काम करते हैं। तो सिट्रस फ्रूट है उसमें विटामिन सी होता है, और विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम के लिए एसेंशियल होता है, एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ये जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रोंग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कोलेरा इज अ डिजीज यूजुअली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड वाटर। जो हैजा डिजीज है वो किसकी वजह से, मतलब फंगल है या बैक्टीरियल है या वायरल, किस टाइप की डिजीज है जो कि कंटामिनेटेड, गंदा पानी पीने की वजह से ये डिजीज होती है? तो उस गंदे पानी में फंगस प्रेजेंट है या बैक्टीरिया प्रेजेंट है या वायरस प्रेजेंट है, किसकी वजह से ये डिजीज होगी? तो जो कोलेरा है, हैजा है, ये कैसी है? एक बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया की वजह से ये डिजीज कोच होती है, जो कि एक कंटामिनेटेड वाटर में प्रेजेंट होगा बैक्टीरिया, और उसकी वजह से ये डिजीज हमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ रूट? को यहाँ पे क्या बोला गया? नॉट अ रूट। तो कौन सा है जो कि रूट की फॉर्म में नहीं है? बीटरूट हो गया, रेडिश, टर्निप एंड कैबेज। को इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा प्लांट है जो कि जिसका फ्रूट है वो किसकी फॉर्म में नहीं है? रूट की फॉर्म में नहीं है। तो हमें पता है बीटरूट जो चुकंदर होती है वो भी रूट की फॉर्म में होती है, रेडिश है वो भी रूट की फॉर्म में होती है, टर्निप है वो भी रूट की फॉर्म में होती है। लेकिन जो कैबेज, जो पत्ता गोभी है, कैबेज है, वो किसकी फॉर्म में नहीं होती? रूट की फॉर्म में नहीं होती है। तो इसका जो अपना राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ हो जाएगा, कैबेज। कैबेज है वो रूट की फॉर्म में नहीं होती है, लीव्स की फॉर्म में इसका जो यूजफुल पार्ट होता है वो प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्पेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स ईच डे। जो रेड ब्लड सेल्स होती है, आरबीसी प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर, जिसको हम मतलब जिसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता और एक मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ब्लड के अंदर। तो जो उसका लाइफ टाइम पूछा गया है कि यहाँ पे उसका लाइफ स्पैन कितना होगा, कितने कितने महीनों तक या कितने टाइम पीरियड तक वो सरवाइव कर पाते हैं? तो 120 डेज तक जो आरबीसीज है वो सरवाइव करती है, और 7 डे इनका टाइम होता है मैच्योरेशन पीरियड का। जो आरबीसी है वो मैच्योर कब, कितने दिन में हो जाती है? 7 डेज में। सर्वाइव कितने दिन तक करेगी? 100 to 120 डेज। आफ्टर 120 डेज ये डिग्रेड हो जाती है और ब्लड फिल्ट्रेशन प्रोसेस चलती है, उसके थ्रू इसको बाहर कर दिया जाता है। इथ्रोसाइट भी आरबीसी को बोला जाता है। इसके अलावा आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। जो ब्लड का रेड कलर होता है उसके वो किस वजह से होता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट होता है, उसकी वजह से रेड का ब्लड कलर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है? लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इरिथ्रोसाइट्स जिसको हम बोलते हैं, तो उसका ब्लड जो लाइफ स्पेन है वो कितना हो जाएगा? 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन अमंग द फॉलोइंग। प्रोटीन का सोर्स पूछा गया है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन हमें किससे मिलेगा? राइस से मिलेगा, व्हीट से मिलेगा, सोयाबीन से मिलेगा, या फिर कौन से मिलेगा? किससे हमें सबसे ज्यादा प्रोटीन है वो मिलेगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो राइस से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। व्हीट से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। एंड कौन, मक्का से भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो बच गया कौन हमारे पास? सोयाबीन। कौन बच गया? सोयाबीन। तो सोयाबीन है उससे हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन। द बेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन इज सोयाबीन। जो बेस्ट सोर्स होगा प्रोटीन का वो क्या हो जाएगा? सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स इन अ बैलेंस डाइट आर। प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स बताने हैं जो कि हमारे बैलेंस डाइट में इंक्लूड होते हैं। तो कौन से है जो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे? हमने पढ़ा है कि भाई फैट है, कैलोरीज मिलेगी उससे, प्रोटीन है वो हमारी बॉडी बिल्डिंग में काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी देने का काम करेगा। लेकिन विटामिन और मिनरल्स का क्या काम है? विटामिन और मिनरल्स हमें किस काम में हेल्प करेंगे, कहाँ पे ये यूजफुल होंगे? तो विटामिन और मिनरल्स को प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट बोला जाता है, और मेनली इसके अंदर फ्रूट और वेजिटेबल्स हम इंक्लूड करके चलते हैं। और भी बहुत सारे सोर्स है, लेकिन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को मेनली इंक्लूड किया जाता है। तो यहाँ पे हमें प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स के बारे में पूछा गया है कि हमारी बैलेंस डाइट में
एज अ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट हम कौन से सोर्सेज को इंक्लूड करते हैं, तो वो हो जाएगा विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स आर द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स इन द बैलेंस डाइट। फैट है वो कैलोरी प्रोवाइड करती है, प्रोटीन है वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, और कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। एज अ प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट कौन काम करेगा? विटामिन एंड मिनरल्स। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सीन ओनली इन। जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से एक ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना, और फिर कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन हुई, तो वो पूरा का पूरा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे देखा जाएगा, किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में देखा जाएगा? एनिमल्स ओनली, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट ओनली, या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये हम किस में मेजर कर सकते हैं? जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनमें हम इजीली देख सकते हैं। तो अब बात करें प्लांट्स और एनिमल्स की, प्लांट और एनिमल ये दोनों किस में आ जाते हैं? मल्टी सेलुलर में। कुछ जो प्लांट और एनिमल्स वो किस में इंक्लूड हो जाएंगे? मल्टी सेलुलर में। तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑलरेडी उसके पास एक सिंगल सेल है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास ऑलरेडी सिंगल सेल है, तो उनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग लेवल पे जो सेल से टिश्यू की फॉर्मेशन हो रही है, देन टिश्यू से फिर एक ऑर्गन की फॉर्मेशन, ऑर्गन से एक ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशन हो रही है, वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड नहीं होती। तो जो अपना राइट आंसर है वो हो जाएगा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी सीन ओनली इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, in anaerobic respiration, if yeast is added to fruit juice, the sugar get converted to which chemical? अगर कंडीशन है अनेरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अब्सेंस में ईस्ट को ऐड कर दिया गया है किसमें? फ्रूट जूस में। तो फ्रूट जूस के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है वो कौन से केमिकल में कन्वर्ट हो जाएगी? अनेरोबिक कंडीशन है यहाँ पे, और किसका यूज करें? ईस्ट का यूज करें। किसके अंदर ऐड कर रहे हैं? फ्रूट जूस के अंदर ऐड करें। और किसको कन्वर्ट करना है? जो फ्रूट जूस के अंदर शुगर प्रेजेंट है उसको हमें यहाँ पर कन्वर्ट करना है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा, कौन सा केमिकल प्रोड्यूस होगा आफ्टर रिएक्शन, किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो किस किस की फॉर्मेशन हो सकती है? ऑप्शन है हमारे पास लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, अल्कोहल, सिट्रिक एसिड। तो जब अनेरोबिक कंडीशन में फ्रूट जूस के अंदर हम यीस्ट ऐड करेंगे और उस टाइम पे जो शुगर है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है। जो शुगर प्रेजेंट है फ्रूट जूस के अंदर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? अल्कोहल में। तो अपना जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अल्कोहल। एनारोबिक रेस्पिरेशन में यीस्ट ऐड की फ्रूट जूस के अंदर, शुगर के जो कंटेंट प्रेजेंट था फ्रूट जूस में वो किस में कन्वर्ट हो गया? अल्कोहल में वो कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? किस टाइप के ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल डोनर का नाम दे सकते हैं? मतलब माना जाता है यूनिवर्सल डोनर मतलब जो हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, मतलब जिस इंसान के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होगा जो हर किसी को ब्लड है वो डोनेट कर सकता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन है ब्लड ग्रुप ए, बी, ए बी एंड ओ नेगेटिव। तो कौन सा ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है जो कि ये काम मतलब एज अ यूनिवर्सल डोनर हम काउंट करते हैं? तो वो होता है ओ नेगेटिव। अभी पहले हमने पढ़ा था यूनिवर्सल रिसीवर के बारे में, वो कौन था? ए बी जो ब्लड ग्रुप है, ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, वो हर किसी से ब्लड रिसीव कर सकता है। और हर किसी को ब्लड कौन दे सकता है, डोनेट कौन कर सकता है? ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, वो हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन अकर इन ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ह्यूमन बीइंग में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ पे होती है, मतलब कहाँ पे फर्टिलाइजेशन अगर वो फ्यूजन है स्पर्म एंड ओवा का, वो कहाँ पे कौन से पार्ट में जो फीमेल है उसके कौन से पार्ट में ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है? तो ऑप्शन ए है वजाइना, ऑप्शन बी है यूट्रस, सी ऑप्शन थर्ड है फैलोपियन ट्यूब एंड ऑप्शन फोर है सर्विक्स। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती है वहीं पे मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, और जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है वो वहां पे होती है।
अगर वजाइना की बात करें तो वजाइना है वो एक ओनली वे है जिसके थ्रू स्पर्म आगे फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचता है। यूट्रस की बात करें तो यूट्रस, इसका हिंदी मीनिंग गर्भाशय ही यही बता रहा है। आफ्टर फ्यूजन जो बेबी का डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होता है, यूट्रस में। और सर्विक्स है वो भी एक वे है जिसके थ्रू आगे पास करेगा, और जब प्रेगनेंसी टाइम सर्विक्स है वो बेबी को होल्ड करके रखता है यूट्रस के अंदर। तो जो अपना राइट आंसर है कि भाई फ्यूजन कहाँ पे होगा, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, तो वो होगा फैलोपियन ट्यूब में। तो थर्ड ऑप्शन है ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्लड प्रेशर इन ऑफ अ नॉर्मल पर्सन शुड बी। जो ब्लड प्रेशर हो जिसको हम बीपी बोलते हैं नॉर्मल, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसको बोलेंगे हम? तो कौन सी रेंज पूछी है यहाँ पे, तो 120 टू 80 mm जो रेंज होती है वो एक नॉर्मल पर्सन की ब्लड ग्रुप रेंज होती है। जो हाईएस्ट रेंज होती है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है, और जो लोवेस्ट होते हैं उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोला जाता है। और इसको मेजर किससे, स्फाइगमोमैनोमीटर से इसको मेजर किया जाता है। जो ब्लड प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको स्फाइगमोमैनोमीटर बोला जाता है। और इसकी रेंज पूछ ले तो 120 टू 80 mm इसकी जो रेंज है वो होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू। एड्स है वो किस माध्यम से, किस मीडियम के थ्रू ट्रांसमिट नहीं हो सकती? ऑप्शन फर्स्ट है सेक्सुअल कॉन्टेक्ट, ऑप्शन सेकंड है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, थर्ड है मॉस्किटो बाइट, और फोर्थ है प्लेसेंटा। किसके द्वारा एड्स है वो फैलेगी नहीं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलेगी, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी जो एड्स है वो फैलती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी एड्स है वो फैलती है, और प्लेसेंटा से फीटस के अंदर, मतलब माँ से, अगर माँ के अंदर एड्स है तो जो बेबी है उसके अंदर भी वो फैलेगी थ्रू द प्लेसेंटा, क्योंकि सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स का जो सप्लाई होती है माँ से बेबी को वो प्लेसेंटा के थ्रू ही होती है। तो जो ऑप्शन थर्ड है मॉस्किटो, मॉस्किटो के थ्रू, मॉस्किटो बाइट के थ्रू जो एड्स है वो नहीं फैलती। अपना जो थर्ड ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइज इन शुगर लेवल इन ब्लड इज डिटेक्टेड बाय द। कौन सा ऑर्गन है, कौन सा बॉडी ऑर्गन होगा हमारा, कौन सा पार्ट होगा जो ये चीज डिटेक्ट करता है, जिसका डायबिटीज हो गई किसी पर्सन को तो कौन से पार्ट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, कहाँ पे इस चीज को हम मेजर कर सकते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है लीवर, बी ऑप्शन सेकंड है गॉल ब्लैडर, ऑप्शन थर्ड है किडनी, एंड ऑप्शन फोर्थ है पेनक्रियाज। तो ब्लड शुगर राइज हो रहा है ब्लड के अंदर, शुगर लेवल राइज हो रहा है, डायबिटीज हो रही है किसी पर्सन को, तो वो पेनक्रियाज के थ्रू हम उस चीज को डिटेक्ट आउट कर सकते हैं। जो पेनक्रियाज उस पर सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, और जो इंसुलिन हार्मोन है वो भी वहीं पे रिलीज होता है, तो पेनक्रियाज के थ्रू इस चीज को डिटेक्ट आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया एंड कालाजार आर कोज्ड बाय। मलेरिया और कालाजार किस टाइप के, बैक्टीरियल डिजीज है, फंगल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है, या वायरल डिजीज है, किस टाइप की डिजीज है ये हमसे पूछा गया है। तो बैक्टीरिया एंड कालाजार ये दोनों कैसी प्रोटोजोआ से कोच होने वाली डिजीज है, प्रोटोजोआ की वजह से ये कोच होने वाली डिजीज है। हमें मलेरिया का पता है कि भाई प्रोटोजोआ, मलेरिया के अंदर कौन सा प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ मेनली यहाँ पे काम करता है। तो मलेरिया एंड कालाजार ये दोनों ही कैसी डिजीज है, प्रोटोजोनल डिजीज है, प्रोटोजोआ के द्वारा ये डिजीज फैलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, मलेरिया एंड कालाजार आर कोज्ड बाय द प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन आर फॉर्म इन द। प्रोटीन है वो कहाँ पे फॉर्म होता है हमारी बॉडी में, प्रोटीन है वो कहाँ पे फॉर्म होता है, कौन से बॉडी ऑर्गन के अंदर, कौन से सेल ऑर्गेनल के अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी? गोल्गी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, प्लास्टिड, या माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे जो प्रोटीन है उसकी फॉर्मेशन होती है? तो राइबोसोम के अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है, राइबोसोम के अंदर प्रोटीन की फॉर्मेशन होती है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल राइबोसोम को बोला जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो राइबोसोम इज द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, क्योंकि राइबोसोम से ही किसकी फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन फॉर्मेशन होती है। फिर है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू मिल्क पाउडर बाय। मिल्क
से मिल्क पाउडर बनाया जाता है। तो कौन सी प्रोसेस से वो बनाया जाता है? तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस है, उसके थ्रू मिल्क पाउडर की फॉर्मेशन की जाती है। बात करें बोटलिंग प्रोसेस की, तो किसी बोतल के अंदर उसको पैकअप करके और सील कर दिया जाता है, उस प्रोसेस को बोटलिंग बोला जाता है। कैनिन के अंदर, एक कैन के अंदर और कुछ केमिकल्स ऐड करके फिर काफी टाइम तक जो मिल्क है उसको स्टोर किया जाता है, उसको कैनिंग बोला जाता है। वैक्यूम ड्राइंग, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसी कंटेनर के अंदर हम मिल्क को स्टोर कर रहे हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए, वो वैक्यूम ड्राइंग प्रोसेस होगी। लेकिन हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? मिल्क को मिल्क पाउडर में कन्वर्ट करना है, तो डिहाइड्रेशन की प्रोसेस, मतलब डिहाइड्रेशन में क्या होगा? जो वाटर कंटेंट है उसको रिलीज करना, जो मॉइस्चर कंटेंट है उसको रिलीज करना। तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस के थ्रू मिल्क को मिल्क पाउडर में कन्वर्ट किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टीथ विच हेल्प इन पियर्सिंग एंड टीयरिंग। किसी भी चीज को टीयर अप करना है या पियर्सिंग करना है, मतलब उसको फाड़ना है या उसको उसमें छेद करना है, तो कौन से टीथ है जो हमारे हेल्प करते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट है इंसीजर, ऑप्शन सेकंड है कैनाइन्स, थर्ड है प्रीमोलर एंड मोलर। तो इंसीजर होते हैं जो अपने फ्रंट के जो टीथ होते हैं वो वाले, कैनाइन्स जो साइड में जो थोड़े शार्प भी होते हैं न्यूक्लियस से, जो हमें मतलब उसको टच भी करेंगे तो बाकी के कंपैरिजन वो थोड़े से शार्प हमें मिलेंगे। प्रीमोलर जस्ट आफ्टर द कैनाइन, एंड मोलर जो लास्ट के जो टीथ होते हैं उनको हम मोलर बोलते हैं। तो कौन से टीथ है जो कि किसी चीज को प्रिशिंग एंड टीयरिंग में हेल्प करेंगे? तो वो होते हैं कैनाइन्स। कैनाइन्स है वो क्या करेंगे? किसी चीज को तोड़ना है, फाड़ना, उसके लिए हम कैनाइन्स का यूज करते हैं, कैनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट कोज्ड बाय द वायरस। कौन सी डिजीज है जो वायरस से कोज नहीं होती, वायरल डिजीज नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए है एड्स, बी है अर्थरिट्स, सॉरी ऑप्शन सी है स्वाइन फ्लू, एंड ऑप्शन 4 है डेंगू फीवर। तो जो अर्थरिट्स होते हैं, अर्थराइट्स, ये किससे, ये एक वायरल डिजीज है नहीं है, ये एक बैक्टीरियल डिजीज है अर्थराइट्स। तो ये किसी वायरस से कोज नहीं होगी। बाकी एड्स है वो भी वायरस से वायरल कोजिंग डिजीज है, और स्वाइन फ्लू है वो भी वायरल डिजीज है, डेंगू है वो भी वायरल डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स कॉल्ड। एक सेल है वो दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है, तो उस डिवीजन की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन, बी है मल्टीपल फ्यूजन, सी थर्ड है बाइनरी फ्यूजन, एंड फोर्थ है बडी। ये सारे के सारे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के टाइप्स हमें दे रखे हैं, तो उसी के बेसिस पे हमें यहाँ पे बताना है। तो फ्रेगमेंटेशन है, उसमें क्या एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी है वो अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड रहती है, और हर एक फ्रेगमेंट के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसको अलग करके हम एक न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन करते हैं। मल्टीपल फ्यूजन में एक ही सेल बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में डिवाइड हो जाती है, उसको मल्टीपल फ्यूजन बोलते हैं। बाइनरी फ्यूजन में एक सेल दो में डिवाइड होती है, और बडिंग के अंदर कोई भी एक ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी के ऊपर कोई बर्ड की फॉर्मेशन हो रही है, उस बर्ड को काट के हम अलग कर दें यहाँ से, तो एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है। तो हमसे क्या पूछा गया है कि एक सेल है वो दो इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? तो बाइनरी फ्यूजन उसको बोला जाता है। बाइनरी फ्यूजन में एक सेल है वो टू इक्वल हाफ में डिवाइड होती है, टू इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड होती है। तो द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन की प्रोसेस के द्वारा एक ऑर्गेनिज्म किसमें डिवाइड हो, मतलब एक सेल है वो टू इक्वल डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑर्गेनल आर कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। कौन से ऑर्गन को हम सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं? तो ये सबको पता होगा, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। खुद की जब सेल के पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई नहीं हो पाती, उस टाइम लाइसोसोम अपनी खुद की सेल्स को एंगल्फ करना स्टार्ट कर देता है, खुद की सेल को ही खाना स्टार्ट कर देता है, एज अ फूड यूज करना स्टार्ट कर देता है। अब तो इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। आंसर हो जाएगा लाइसोसोम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म विच ए न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन सेल्स आर कॉल्ड। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मतलब मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं, मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के चारों तरफ, वो जो मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट नहीं होती। डीएनए कंटेंट एज विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वहां पे प्रेजेंट है। तो वो किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स में ये कंडीशन होती है जहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, जो न्यूक्लियस है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, तो वो किस में होता है? प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस, फाल्स न्यूक्लियस भी इसको बोला जाता है, फाल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट है या न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन्ड न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो नहीं होती इसके अंदर। तो जो प्रोकैरियोट्स है उनके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा, फाल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। ऑर्गेनिज्म लैकिंग अ न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन फाउंड इन ऑर्गन सेल्स आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ये सेल्स प्रेजेंट, ये इस टाइप की सेल्स, इस टाइप का न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट मिलेगा हमें। नेक्स्ट है द फूड दैट गिव मोर कैलोरीज पर यूनिट मास ऑफ द फूड। यहाँ पे क्या पूछा गया है? कैलोरी की बात की गई है। तो प्रोटीन हमें सबसे ज्यादा कैलोरी किससे मिलती है? फैट से मिलती है। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करने में, वाटर है वो जिस भी टाइप का हम फूड खा रहे हैं उसको एज अ मतलब ट्रांसफर करना होता है पूरी बॉडी में आफ्टर डाइजेशन, तो वहां पे वाटर कंटेंट हेल्प करता है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कैलोरी हमें कहाँ से मिलती है? फैट से मिलती है। तो ऑप्शन थर्ड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। द फूड दैट गिव मोर कैलोरीज पर यूनिट मास ऑफ फूड इज फैट। फैट है वो सबसे ज्यादा कैलोरीज हमें प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेल एंड फीमेल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड रिजेंबल ईच अदर। कौन से बर्ड के मेल एंड फीमेल एक दूसरे के सेम एज इट इज होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, सिमिलर होते हैं? तो कौन सा बर्ड है? इनके अंदर चार ऑप्शन हमारे पास है, इनमें से कौन सा बर्ड होगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है बुलबुल, ऑप्शन सेकंड है कोयल, ऑप्शन थर्ड है स्पैरो एंड ऑप्शन फोर है सनबर्ड। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बुलबुल। जो बुलबुल है वो उसका मेल एंड फीमेल दोनों ही एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बुलबुल है उसके मेल एंड फीमेल एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, एक दूसरे से सिमिलर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कोज। विटामिन ए की वजह से कौन सी डिजीज कोज होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। विटामिन ए की वजह से कौन सी डिजीज यहाँ पे कोश होगी वो बताना है। तो विटामिन ए की वजह से जो नाइट ब्लाइंडनेस है वो डिजीज कोश होती है। डेफिशिएंसी हो गई अगर विटामिन ए की हमारे अंदर, तो नाइट ब्लाइंडनेस की जो डिजीज है वो हमारे अंदर हो जाती है। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम रेटिनोल है और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जो लीफी वेजिटेबल्स है वो प्रीफर की जाती है। तो विटामिन ए की वजह से कौन सी डिजीज कोज हो रही है? नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। प्लांट सेल वॉल है जो सबके बाहर की आउटर कवरिंग होती है प्लांट के, जैसे कि इस टाइप से प्लांट सेल वॉल बनाई जाती है। तो ये जो सेल वॉल आउटर मेम्ब्रेन है ये किससे बनी हुई होती है वो हमें यहाँ पर बताना है कि भाई किस, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये किससे बनी हुई होती है, प्लांट सेल वॉल है वो किससे बनी हुई होती है वो हमें यहाँ पर समझाना है। तो जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज होता है उससे प्लांट सेल वॉल बनी हुई होती है, सेल्यूलोज की वजह से प्लांट सेल वॉल है वो बनती है। तो ऑप्शन फर्स्ट है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच साइंटिस्ट प्रपोज द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। रिलेटिविटी की जो थ्योरी थी वो कौन से साइंटिस्ट ने दी थी? तो जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं वॉटसन एंड क्रिक, चार्ल्स डार्विन, जॉन डाल्टन। वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, चार्ल्स डार्विन ने बताया था इवोल्यूशन की थ्योरी है, नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी, और जॉन डाल्टन ने भी इवोल्यूशन के बारे में बताया था। तो बच गया कौन? एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने किसके बारे में हमें बताया था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टीन। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज गिवन बाय एल्बर्ट आइंस्टीन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, फुल फॉर्म ऑफ एड्स। एड्स की फुल फॉर्म क्या होगी? तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अपने पास ऑप्शन फर्स्ट दे रखा है यहाँ पे एंटी इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन सेकंड दे रखा है ऑटो इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ऑप्शन थर्ड है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम एंड ऑप्शन फोर्थ है एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिंड्रोम। तो एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो एड्स है, एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1 दिसंबर को लोगों को अवेयर किया जाता है एड्स के बारे में। और ये एक वायरल डिजीज है, एचआईवी की वजह से ये डिजीज होती है। एचआईवी वायरस है, उसकी वजह से डिजीज कोज होती है और फुल फॉर्म हो जाएगी एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग इज अ वेक्टर बोर्न डिजीज। कौन सी डिजीज है जो कि एक वेक्टर बोर्न डिजीज है, किसी ना किसी वेक्टर का यूज करके वो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है, उस डिजीज के बारे में हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कोलेरा, सेकंड है एड्स, थर्ड है मलेरिया, फोर्थ है ट्यूबरकुलोसिस। तो जो कोलेरा है जो डिजीज है ये किसके कंटामिनेटेड वाटर से, और एड्स है ये एचआईवी वायरस की वजह से, मलेरिया है ये किसकी वजह से फैलता है, प्रोटोजोनल डिजीज है, प्लाज्मोडियम की वजह से फैलता है। और एक इंसान से दूसरे इंसान में कैसे जाएगा ये? थ्रू द बाइट ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से डिजीज एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल जाती है। जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो होती है उसकी वजह से। तो वेक्टर बोर्न डिजीज कौन सी हो गई हमारे पास यहाँ पे? मलेरिया। मलेरिया है वो क्या है? एक वेक्टर बोर्न डिजीज है। वेक्टर के थ्रू ये ट्रांसफर हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट है, ग्रीन प्लांट्स यूज विच ऑफ फॉलोइंग टू प्रिपेयर फूड। ग्रीन प्लांट्स है वो किस चीज का यूज करते हैं अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए? ओवरऑल पूछा क्या गया, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होते हैं उसके बारे में यहाँ पर हमसे पूछा गया है। तो फोटोसिंथेसिस में किस किस चीज का यूज होता है? 4th 5th क्लास से ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हो आप लोग। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, इन सारी चीजों को वहां पे यूज किया जाता है। मिनरल्स है वो उनका भी एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, फोस्फेट, सनलाइट। ऑप्शन सेकंड में दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या चीज गलत होगी पहले देख लेते हैं एक एक ऑप्शन की गलत कैसे। यहाँ पे नाइट्रेट आ गया, तो नाइट्रेट हमें नहीं चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। फोस्फेट हमें नहीं चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट, ये सारी चीजें चाहिए होती है। ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट एंड सनलाइट। तो ऑक्सीजन तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में रिलीज करते हैं, यूज थोड़ी करते हैं। फूड प्रिपेयर करने के बाद ऑक्सीजन तो बाहर रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं तो ऑक्सीजन नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत। एंड फोर्थ क्वेश्चन है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी गलत, नाइट्रेट भी नहीं चाहिए, सल्फेट भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ सनलाइट चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया? सेकंड। जो सेकंड ऑप्शन है वो अपना सही होगा कि प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड सनलाइट, इन सब चीजों की प्लांट्स को रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिजार्ड, फ्रॉग, हैन आर। लिजार्ड, फ्रॉग और हैन ये सारे के सारे किस टाइप के एनिमल्स है? मतलब ये एक बेबी को बर्थ देते हैं या फिर एग ले करते हैं, किस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है ये सारे हैं? लिजार्ड, फ्रॉग एंड हैन ये सारे के सारे ओविपेरस ऑर्गेनिजम्स है, ओविपेरस एनिमल्स है। जो कि ओविपेरस एनिमल्स कौन से होते हैं? जो एग ले करते हैं। जो ऑर्गेनिजम्स एग ले करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओविपेरस ऑर्गेनिज्म हम बोलते हैं। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिजार्ड, फ्रॉग, हैन ऑल आर ओविपेरस एनिमल्स। फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ प्लांट ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट। लाइट की वजह से कोई प्लांट मूव कर रहा है। मान लो ये एक्सपेरिमेंट भी कभी आपने साइंस में पढ़ा होगा 9th 10th क्लास में, कि हमने एक डार्क रूम में एक प्लांट रख दिया। भाई ये अपने पास एक प्लांट है, डार्क रूम में हमने इस प्लांट को रख दिया है और एक जगह से इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। मान लो, एक मिनट, किसी एक पर्टिकुलर रास्ते से या फिर किसी विंडो की वजह से हम इसको लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं।
इस विंडो से लाइट आ रही है तो ये प्लांट किधर मूव कर जाएगा, इस ये वाला जो पोर्शन है इसमें ज्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, क्योंकि लाइट मिलेगी वहीं पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अच्छे से चलेगी। हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा ये। क्योंकि प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, लाइट की चाहिए। तो जिधर से लाइट आ रही है उधर ही ये प्लांट बेंड कर जाएगा, उसी की तरफ ये प्लांट मुड़ जाएगा। तो उस मोमेंट को क्या बोलते हैं, उस मोमेंट को क्या नाम दिया गया है, तो उस मोमेंट को बोला जाता है फोटोट्रोपिज्म। क्या बोला जाता है, फोटोट्रोपिज्म। एक मोमेंट जिसमें लाइट के अकॉर्डिंग प्लांट स्टिमुलस दे रहा है, मतलब उस चीज के महसूस करके उसके अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स दे रहा है। यहाँ से लाइट आ रही है, रूम डार्क था, डार्क रूम में हमने प्लांट रख दिया, जिधर से लाइट आनी स्टार्ट हुई उधर ही प्लांट धीरे धीरे मूव कर गया, क्योंकि उसको उस चीज की रिक्वायरमेंट थी। तो इस फिनोमिना को, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, फोटोट्रोपिज्म, इस मूवमेंट को बोला जाता है। तो आज की क्लास में हमने ओवरऑल 35 क्वेश्चन हैं वो सोल्व कर लिए हैं। डेली हर एक क्लास में 35-40 ऐसे डेली क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे, और पूरा का पूरा जो जीएस का सिलेबस है वो एमसीक्यू के थ्रू ही हम यहाँ पे सोल्व करने वाले हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो वहां, या फिर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आगे मिलता रहे। वीडियो कुछ इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर देना, और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर लीजिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।